गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस 100% चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट 9 पढ़ेंगे और इससे पहले जो हमने वर्कशीट 8 पढ़ी थी वो इतिहास यानी कि हिस्ट्री से थी और भारत में राष्ट्रवाद अध्याय हम पढ़ रहे थे, नेशनलिज्म इन इंडिया। आज तारीख है 25 जुलाई 2020। तो अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने भारत आकर राष्ट्रवाद का प्रसार किया और राष्ट्रवादी आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। और इसी कड़ी में हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, परंतु असहयोग आंदोलन में जो चौरी चौरा नामक स्थान है वहाँ पर एक हिंसक घटना हो गई थी और इस हिंसक घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने ये आंदोलन जो था वो स्थगित कर दिया था, वापस ले लिया था। तो जब गांधी जी ने 1922 में यह आंदोलन वापस ले लिया तो इस दौरान कांग्रेस के कुछ नेता जो थे वो इलेक्शन के जरिए काउंसिल में प्रवेश करना चाहते थे और वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर वह तभी दबाव डाल सकते हैं, तभी वो विरोध कर सकते हैं जब उन्हें इस काउंसिल में प्रवेश मिले। और ऐसे में ही 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। CR दास का पूरा नाम चितरंजन दास है और मोतीलाल नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो इन्होंने स्वराज पार्टी का जो गठन किया था वो भारतीयों के लिए स्वशासन व राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए किया था। तो इस तरह से कई मोर्चों पर ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता के लिए जो है संघर्ष वो चल रहा था। ऐसे में ही क्या हुआ कि 1927 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के भविष्य तथा भारत में संवैधानिक सुधारों पर सुझाव तथा जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की, एक कमीशन की नियुक्ति की और इस कमीशन में 7 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो सर जॉन साइमन ने की थी, इसीलिए उनके नाम पर इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और इन सदस्यों का क्या काम था कि ये भारत आए और भारत के भावी संविधान के बारे में चर्चा करें और संवैधानिक सुधारों की जांच पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अब भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और इन 7 में ही कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। तो जब साइमन कमीशन फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए और साइमन कमीशन के विरोध के स्वरूप जो आंदोलन चल रहा था उसी दौरान लाला लाजपत राय के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और इस लाठीचार्ज में वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय पश्चात उनका देहांत हो गया था। खैर, विरोध के पश्चात भी जो साइमन कमीशन भारत आया और उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। और 1929 को लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको डोमिनियन स्टेट का मतलब समझा देती हूँ। हिंदी में इसको औपनिवेशिक स्वराज कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये डोमिनियन स्टेट जो है इसकी मांग जो है सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी 1908 में, परंतु उस समय इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया था। उस समय जो था डोमिनियन स्टेट का मतलब जो था वो केवल इतना ही था कि आंतरिक मामले जो हैं, आंतरिक मामलों पर भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दे दिया जाए, यानी कि भारत के आंतरिक निर्णय जो हैं वो भारतीय लें और विदेशी मामले, विदेशी रक्षा जैसे मामले हैं वो अंग्रेज सरकार देखे। परंतु उस समय इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और इसके 21 वर्ष बाद यानी कि 31 अक्टूबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने घोषणा कर दी कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स की स्थिति प्रदान कर दी जाएगी। अब उन्होंने ये घोषणा तो कर दी लेकिन इसकी भी समय सीमा यानी कि तारीख घोषित नहीं की, परंतु अब जो थे वो भारतीय डोमिनियन स्टेट की इस घोषणा से संतुष्ट नहीं थे। अतः कांग्रेस का जो अगला लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 को, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, यानी कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज था और इस पूर्ण स्वराज के चलते ही 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था। परंतु इस दिवस को बहुत ही
कम अटेंशन मिली थी। तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की मांग से सभी को जोड़ने के लिए जन आंदोलन का एक नया रास्ता खोजा, और ये जो जन आंदोलन का नया रास्ता था ये था नमक सत्याग्रह, जिसे सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ही आगे समझाया जाएगा। और 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सविनय अवज्ञा के बाद किया गया था। तो अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझेंगे, लेकिन पहले हम इसकी टाइमलाइन जो है वो इंग्लिश में भी एक बार समझ लेते हैं। तो लास्ट हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो विड्रॉ कर लिया था गांधी जी ने, क्योंकि उसमें वायलेंस हो गया था चौरी चौरा नामक स्थान पर। तो उसके बाद स्वराज पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। Establishment of Swaraj Party in 1923 by C.R. Das and मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की फॉर्मेशन हुई थी 1927 में, जबकि साइमन कमीशन जो इंडिया आया था वो आया था 1928 में। इसके बाद लॉर्ड इरविन डिक्लेयर्स डोमिनियन स्टेट्स इन 1929, और डोमिनियन स्टेट क्या था वो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। गांधी जी स्टार्टेड द साल्ट सत्याग्रह फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन मार्च 1930। तो अभी हम ये साल्ट सत्याग्रह जो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट गांधी जी इज अरेस्टेड ऑन 4 मई 1930। तो हम स्टार्ट करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका शब्दार्थ समझ लेते हैं। सविनय आपने हिंदी में पढ़ा होगा, विनय, विनय का मतलब होता है बहुत ही विनम्रता के साथ। तो सविनय जब आप लेटर लिखते हैं तो भी लगाते हैं ना सविनय, यानी कि नम्रता, विनम्रता के साथ। अवज्ञा, अवज्ञा जो है वो आज्ञा का अपोजिट है, ठीक है। आज्ञा मानना किसी की, और अवज्ञा मतलब आज्ञा ना मानना। आंदोलन मूवमेंट को कहते हैं, और नमक सत्याग्रह। तो सिविल नाफरमानी भी इसको कहते हैं। याद रखिएगा कि पेपर में जब क्वेश्चन आ जाता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिविल नाफरमानी क्या है। तो सिविल नाफरमानी आ जाएगा, उसका मतलब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन ही है। और नमक सत्याग्रह आ जाएगा तो उसका मतलब भी यही है। और दांडी मार्च आ जाएगा तो उसका मतलब भी। अभी आपको सारे प्रश्नों के आपके उत्तर मिल जाएंगे। तो क्या हुआ कि जब लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट की घोषणा कर दी तो उससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे। तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक पत्र भेजा, एक लेटर भेजा, जिसमें 11 प्रमुख मांगे थी। अब उन 11 मांगों में क्या थी, ज़्यादातर तो सामान्य वर्ग से संबंधित मांगे थी, और उसमें किसान, उद्योगपति आदि से संबंधित मांग थी। और इसी के साथ साथ एक नमक पर टैक्स लगता था, उसको हटाने की मांग थी। नमक जो है उस पर अंग्रेजी सरकार जो है वह ज़्यादा टैक्स लगाती थी, और नमक बनाने पर अंग्रेजी सरकार को एकाधिकार प्राप्त था, यानी कि मोनोपोली थी उस पर। केवल अंग्रेजी सरकार ही नमक जो है वो बना सकती थी। तो गांधी जी ने जो है वो नमक को जन आंदोलन का माध्यम बनाया। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी ने नमक को ही जन आंदोलन का आधार क्यों बनाया। तो नमक जो है वो भारतीयों के भोजन का अभिन्न अंग है, और नमक अमीर और गरीब सभी प्रयोग करते थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि नमक केवल अमीर वर्ग ही इस्तेमाल करेंगे, गरीब वर्ग के लोग नहीं करेंगे, या नमक केवल किसान वर्ग ही इस्तेमाल करेगा या उद्योगपति नहीं करेंगे। तो नमक गांधी जी को एक कॉमन, एक ऐसा प्रतीक के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया जिससे कि सभी भारतीय जो हैं वो इसमें शामिल हो सके। और गांधी जी कोई भी आंदोलन करते थे उसको एक जन आंदोलन बना देते थे, क्योंकि वो समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। तो इस प्रकार गांधी जी ने नमक को जो है वो महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। तो गांधी जी ने जब लॉर्ड इरविन को अपनी 11 मांगों का पत्र लिखा था तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 11 मार्च तक उनकी ये मांग मान ली जाए। अगर उनकी ये मांगें नहीं मानी जाएगी तो वे एक जन आंदोलन शुरू करेंगे। और लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। अतः गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में गुजरात में अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की। अब गांधी जी ने जो शुरुआत की थी इस आंदोलन की, यानी कि जब वो चले थे, तो वो डेट थी 12 मार्च 1930। अपने आश्रम से शुरुआत की थी, और कहाँ तक की यात्रा की थी उन्होंने, गुजरात में ही दांडी नामक समुद्र का तट है, तो वहाँ तक की उन्होंने यात्रा करी। और ये यात्रा जो थी वो 240 मील दूर थी। और गांधी जी 5 अप्रैल को शाम को
दांडी पहुंच गए थे, परंतु उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। तो गांधी जी ने जो ये यात्रा शुरू करी थी वो अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू करी थी, लेकिन गांधी जी रोज़ 10 मील की यात्रा करते थे और जिस भी गांव जाते थे वहाँ पर सभाओं में लोगों को संबोधित करते थे और उनसे प्रभावित होकर लोगों ने उनके साथ जुड़ना शुरू कर दिया। और जब वो दांडी पर पहुँचे तो हज़ारों की संख्या में उनके साथ लोग थे। तो नमक कानून तोड़ा गांधी जी ने। अब यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन से भिन्न था, यानी कि डिफरेंट था। कैसे? तो अब हम पढ़ लेते हैं। इस बार लोगों से न केवल अंग्रेजों का असहयोग करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने का भी आह्वान किए जाने लगा, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन था तो उसमें गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों का सहयोग ना करो, यानी कि इनका असहयोग करने के लिए कहा था। लेकिन इस आंदोलन में इन्होंने क्या कहा कि जितने भी औपनिवेशिक कानून हैं, यानी कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए कानून हैं, उन कानूनों का भी उल्लंघन करना है, लेकिन सविनय यानी कि विनय के साथ। हमें आज्ञा नहीं माननी, हिंसा नहीं करनी। ठीक है। देश के विभिन्न भागों में लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। विरोध के तरीकों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों के सामने पिकेटिंग करना, लगान ना देना, चौकीदारी टैक्स ना देना, वन कानूनों का उल्लंघन आदि शामिल था। यानी कि गांधी जी के आह्वान पर इस आंदोलन में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, परंतु सरकार ने इस आंदोलन को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। उन्होंने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और गांधी जी को भी लगभग 1 महीने बाद 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया। इसके पश्चात 30 नवंबर को साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। परंतु 1931 में 5 मार्च 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ और इस समझौते के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की हामी भर दी और वो लंदन गए। परंतु द्वितीय गोल सम्मेलन में क्या हुआ कि पृथक निर्वाचन मंडल और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर गांधी जी के अंबेडकर से मतभेद हुए। दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समुदाय की समस्याओं का राजनीतिक समाधान चाहते थे। वे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र इत्यादि की मांग करने लगे। अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक अपंगता को केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, परंतु गांधी जी का विचार था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। और इस मामले पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच काफ़ी विवाद हुआ, इसीलिए जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो असफल हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद गांधी जी ने कुछ रचनात्मक कार्य जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को कहते हैं, पहले दलित लोगों को छूने की भी मनाही थी, तो गांधी जी ने हरिजन उद्धार, अस्पृश्यता उन्मूलन और राजनीतिक जागरूकता फैलाने के काम किए और वो अपने इन रचनात्मक कार्यों में लग गए। जब ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, क्योंकि उनका विचार था कि इससे समाज में एकीकरण की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। अंत में अंबेडकर को गांधी जी की बात माननी पड़ी, क्योंकि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था। तो पूना पैक्ट पर इन दोनों ही नेताओं के हस्ताक्षर हुए और इस समझौते के अनुसार दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई और उनके लिए मतदान जो है वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में होना ही घोषित हुआ। तो मैं इंग्लिश में भी अभी इसको रीड कर देती हूँ। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड सॉल्ट सत्याग्रह। अब मैंने आपको बता दिया है डिसओबीडियंस का मतलब, ओबीडियंस मतलब किसी को ओबे करना, आज्ञा मानना, और डिसओबीडियंस इसका अपोजिट होता है यानी कि आज्ञा ना मानना। ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी अलॉन्ग विथ 78 ऑफ हिज कोलीग्स रीच्ड दांडी, ब्रोक द साल्ट लॉ एंड स्टार्टेड द मूवमेंट। तो मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ की थी? दांडी से की थी।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सम एस्पेक्ट। अब किस एस्पेक्ट पे ये जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट था? दिस टाइम द पीपल वर कॉल्ड अपॉन नॉट ओनली फॉर द नॉन कॉपरेशन ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि सिर्फ नॉन कॉपरेशन के लिए नहीं कहा गया, बट ऑल्सो फॉर वायलेटिंग द कॉलोनियल लॉज। द In various parts of the country, people broke the salt law and protested in front of government salt factories. The methods of protest include boycott of foreign cloth, picketing in front of liquor shops, non-payment of revenue, non-payment of chowkidari tax, violation of forest law, and Gandhiji arrested on 4th May 1930. After the Gandhi-Irwin Pact on 5th March 1931, Gandhiji went to London to attend the second round table conference, और गांधी जी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। Where the round table conference on the issue of separate electorates and minorities was unsuccessful, और गांधी जी का यहाँ पे क्या हुआ था? अंबेडकर के साथ विवाद हुआ था। After this, Gandhiji engaged in creative works such as eradication of untouchability, Harijan emancipation and political awareness। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वर्कशीट भी समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक जैसी साधारण चीज़ को आंदोलन के लिए क्यों चुना? तो मैंने आपको बताया था कि नमक जो था वो हर व्यक्ति को आंदोलन से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम था, क्योंकि नमक अमीर और गरीब दोनों ही परिवारों में इस्तेमाल किया जाता है, और नमक जो है वो सभी की आवश्यकता थी, और नमक जैसी एक सामान्य सी वस्तु पर उस समय बहुत भारी कर लगाया जाता था, और नमक बनाने का अधिकार केवल अंग्रेज़ों को ही था। तो इसीलिए गांधी जी ने नमक को जो है वो आंदोलन के रूप में चुना। क्या आज भी नमक पर कर लगाया जाता है? तो अब देखो बेटा, टैक्स तो हम हर चीज़ पर देते हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सभी पर कुछ ना कुछ टैक्स अवश्य लिया जाता है, लेकिन अब इतना टैक्स नहीं लिया जाता जितना उस समय अंग्रेज हमसे टैक्स लेते थे, ठीक है। फिर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने विरोध के कौन कौन से तरीक़ों का प्रयोग किया? अब ये इतने सारे तरीके हैं, ये सारे आपको तरीके लिखने हैं। अभी मैंने आपको समझाए थे कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, लिक्यर शॉप जो थी उसके सामने पिकेटिंग करना, चौकीदारी टैक्स ना देना, कानूनों का उल्लंघन करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। फिर लिखेंगे, क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल हो गया? यानी कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रही? तो मैंने आपको बताया था कि गांधी जी और अंबेडकर का मतभेद हो गया था। किस बात पे हुआ था? पृथक निर्वाचन और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संघर्ष करने वाले 2 प्रमुख सुधारकों के नाम लिखिए। तो अभी आपने पढ़ा है, कौन से 2 सुधारक हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ आपसे मिलेंगे ट्यूसडे को। अभी के लिए इतना ही, बाय।